गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम सभी लोगों का। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी जल्दी से बताइए कल कहाँ तक पहुँच चुके थे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। प्रार्थना समाज के एक्चुअल फाउंडर कौन है? आत्माराम पांडुरंग, एक्चुअल फाउंडर्स। ठीक है, कल हम पीसेंट मूवमेंट या किसान आंदोलन खत्म कर चुके थे, आज हमें शुरू करना है। चलिए हेडिंग डालिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट? सबसे पहली चीज तो ध्यान रखेंगे, दिस इज अ पीरियड। मॉडर्न इंडिया में ही यह एक पीरियड है, यह एक समय है जिसको हम पढ़ेंगे 1885 से लेके 1947 तक। और ध्यान रखेंगे 1885 से लेके 1947 तक का ही जो पीरियड है। अरे भाई, आपने तो महादेव गोविंद रानाडे लिखवाया है। जी हाँ बिल्कुल, अभी आपने एक्चुअल फाउंडर पूछा ना, फाउंडर नहीं पूछा। अगर आप फाउंडर बोलते तो मैं महादेव गोविंद रानाडे ही बोलता। आपने कहा एक्चुअल फाउंडर, तो मैंने एक्चुअल फाउंडर बता दिया, आत्माराम पांडुरंग। तो जो सवाल करेंगे वही तो आंसर करूंगा मैं, और यही आपको करना है एग्जामिनेशन में। गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं? अरे मेरे भाई, क्योंकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रंगून रेडियो से गांधी जी को फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहा गया था। ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया है। तो सर आपने लिखवाया क्यों नहीं? अच्छा, क्लास के बाद सेल्फ स्टडी नाम की कोई चीज होती है? सेल्फ स्टडी करते हो कभी? आपकी गलती। अरे मेरी तो सबसे बड़ी गलती है आशुतोष कि तू मेरा स्टूडेंट है, यही मेरी सबसे बड़ी गलती है। अगर तू मेरा स्टूडेंट ही नहीं होता यहाँ पर तो जिंदगी बिल्कुल सही और खुशगवार चल रही होती। क्योंकि ये तो तुझे नहीं पता ना कि सवाल कैसे पूछा जाएगा एग्जाम में, ये तो मैं ही जानता हूँ। ये सबसे बड़ी दिक्कत है आप लोगों के साथ कि आप लोगों को पढ़ना भी हमसे ही है, लेकिन हमारी किसी बात का भरोसा भी नहीं है। इसी वजह से तो सालों साल तैयारी करते रहते हो पंचवर्षीय योजना बना के। यही तो सारी की सारी प्रॉब्लम है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, आशुतोष को भी पता है ना, ये हिंदुस्तान है और हमारे तो पूर्वजों की आदत रही है भाई, हिंदुस्तान की जनता की आदत रही है, जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। उसी में से आशुतोष भी है। इसे पढ़ना भी मुझसे ही है और मुझे ही गलत ठहराना है। तो ये उन एहसान फरामोश लोगों में से एक है जिनकी वजह से हिंदुस्तान इतना पीछे है। नहीं तो तेरे जैसे देशद्रोही अगर इस देश से चले जाएं तो हिंदुस्तान विकसित राष्ट्र बन जाए। ठीक है ना? यहाँ पर एक एक व्यक्ति जो भी कमेंट करता है ना, इसी से पता चल जाता है उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी परवरिश कैसी है, तुरंत यहाँ पर पता चल जाती है। आशुतोष मेरे भाई, पहले तमीज सीखिए जाकर, उसके बाद इतिहास सीखेंगे। ठीक है, पहले एक तमीजदार इंसान बनिए, इतिहासकार बाद में बनना। लेकिन आप दोनों में से कुछ भी नहीं है, ना तो तमीजदार और ना ही इतिहासकार, आप बीच में अटक गए हैं। तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। और यहाँ पर सबसे ज्यादा फालतू के कमेंट करने वाले लोग वही हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में आज तक सिर्फ रामचरितमानस समझ के लूसेंट के अलावा कुछ नहीं पढ़ा हुआ जिंदगी में। ये सारे वो लोग हैं। चलिए भाई, कोई बात नहीं, आपका जैसा बैकग्राउंड आप वैसा ही कमेंट करेंगे, हम तो फिर भी आपको प्यार से आप करके ही बात कर रहे हैं। तो ये तो विधि का विधान है। इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दिस इज द पीरियड ऑफ 1885 टू 1947। आप सब जानते हैं 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1947 तक का ही जो पीरियड है उसी को क्या कहा जाता है? इंडियन नेशनल मूवमेंट या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अब आप ये मत पूछना कि नहीं सर हमारे सिलेबस में तो, हमारी किताब में तो इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल लिखा हुआ है। तो मेरे भाई, इसी को दूसरा नाम दिया गया है, इसी को आप प्यार से इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल भी कह सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे 3 फेजेस में, इसके 3 चरण होंगे। सबसे पहले फर्स्ट फेज या प्रथम चरण, सबसे पहले फर्स्ट फेज या प्रथम चरण, जिसमें हम 1885 से लेकर 1905 तक के बारे में पढ़ेंगे, 1885 से लेकर 1905 तक का पीरियड। इसके बाद सेकंड फेज में हम या द्वितीय चरण में हम जो घटनाएं पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1905 से लेकर 1919 तक। और इसके बाद जो इसका थर्ड फेज होगा, जो इसका तृतीय चरण होगा, ये आप 1919 से लेकर 1947 तक पढ़ेंगे। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो इसका अरे भाई, आपने तेभागा आंदोलन बंगाल बताया है, ओके, पर बुक में तो त्रिपुरा दिया गया है। अरे मेरे भाई, आपको पता है त्रिपुरा कब बना था? और आपको पता है बंगाल कब से एग्जिस्ट करता है? ये आपको पता है? नहीं पता है? आ जाएगा समझ में धीरे धीरे, टेंशन मत लीजिए। लकीर के फकीर बनने का कोई फायदा नहीं है। आप लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? आप यहाँ पर जो भी पढ़ते हो ना, उसे आप केवल और केवल जाकर क्या करते हो? लूसेंट से मैच करते हो कि जरा देखें कि जो ये पढ़ा रहा है वो लूसेंट से मैच कर रहा है नहीं कर रहा। क्योंकि लूसेंट ही तो आप लोगों के लिए गीता, कुरान, श्रीमद् भागवत गीता और रामचरितमानस है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप लोगों के साथ। लेकिन अगर खुद का दिमाग इस्तेमाल करने के लिए बोल दें तो नील बटा सन्नाटा है मामला। थोड़ा सा अपना भी दिमाग का इस्तेमाल करें भाई, लकीर के फकीर क्यों बन रहे हैं जी। और जो थर्ड फेज है, जो तृतीय चरण है, जिसमें हम 1919 से लेकर 1947 तक की घटनाएं पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, इसी को
गांधीयन एरा या गांधी युग भी कहा जाता है। अब यहाँ पर कुछ नालायक लोग लिखकर भेज रहे थे आपने गांधीयन एरा तो कराया नहीं। अब उन्हें ये तो पता नहीं है कि गांधीयन एरा एक्चुअली है क्या। बेसिकली गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत लौटने से लेके, हालांकि वो 1915 में ही भारत आ गए थे आप जानते हैं, लेकिन गांधी जी से संबंधित भाई जो उनके इनिशियल आंदोलन और मूवमेंट्स थे वो तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट, 1 मिनट के लिए आप होल्ड करेंगे। उन्नीस से पढ़ेंगे क्योंकि हम सब जानते हैं कि गांधी जी के जो इनिशियल मूवमेंट्स और आंदोलन थे उनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो जो गांधीयन एरा रहेगा वो 1919 से लेके बेसिकली 1942 तक का पार्ट है। तो आप या तो ये मान लीजिए कि 3 फेजेस में हम इंडियन नेशनल मूवमेंट को क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। और अगर आपकी किताबों में भाई, क्योंकि आप तो किताबी कीड़े हैं, तो अगर आपकी किताबों में ऐसा नहीं लिखा है तो लीजिए ऐसा लिखा होगा, 3rd फेज दिया होगा 1919 1942 तक, दैट इज गांधीयन एरा। और फिर उसके बाद इसको 4 फेज में क्या कर दिया होगा, डिवाइड कर दिया होगा। तो अगर आप 3 चरण से आपकी आत्मा तृप्त नहीं होती है तो यहाँ पर 4th फेज भी लिख लीजिए, जो इस टॉपिक का 4th चरण रहेगा। बात एक ही है, सिर्फ समझने वाली है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम 1942 से 1947 तक का पार्ट पढ़ लेंगे, जिसको आप क्या कहेंगे, टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस या स्वतंत्रता की ओर। लेकिन आप कहेंगे कि आपने इन दोनों चरणों का तो नामकरण किया ही नहीं है। चलो भाई, वाह सर, आपने 5 चरण भी पढ़ाए हैं। कर रहा हूं ना भाई क्लियर सारी बात। मैं कह रहा हूं ना, आप लोग लकीर के फकीर हैं। जैसे लिख दिया ना, आपको लगता है बस भाई अशोक का अभिलेख है। ज्यादातर लोग ईस्टर्न यूपी बिहार झारखंड से बिलोंग करते हैं ना, तो वहां के इतिहास के बारे में जानकारी अभिलेखों से मिली है। तो आप लोगों के दिमाग में अभिलेख ही बन गए हैं कि बस पत्थर पर लिख दिया और 1000 साल तक यही रहेगा लिखा हुआ। जो सबसे पहला चरण है, ध्यान रखेंगे, इसे कहा जाता है एरा ऑफ लिबरल्स, या इसे आप कह सकते हैं उदारवादी चरण। ये कहलाता है एरा ऑफ लिबरल्स या उदारवादी चरण। और जो सेकंड फेज होता है, इसको आप कहते हैं एरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिस्ट्स, या इसे हिंदी में कह सकते हैं उग्र राष्ट्रवाद का चरण। अब एक आदमी यहाँ पे कह रहा है कि आपने 5 चरण भी पढ़ाया है, तो ले मेरे भाई वो 5वां जो चरण होता है ना, इसी पीरियड में, जो सेकंड फेज है ना, इसी पीरियड में हम लोग क्रांतिकारियों के बारे में भी पढ़ते हैं, जिसको आप क्रांतिकारी चरण कह देते हैं। तो अगर इस चरण को आप अलग से काउंट कर लेंगे तो वो 5 हो जाएंगे। लेकिन कान को ऐसे पकड़िए या ऐसे पकड़िए, पकड़ा यही वाला कान जाएगा, ठीक है, फील इसी कान में आएगा। और अल्टीमेटली कहने का मतलब यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना है, 1885 से लेकर 1947 के बीच में जो हुई घटनाएं हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब इसमें क्रांतिकारी घटनाएं भी आ जाएंगी, इसमें गांधी जी से संबंधित बातें भी आ जाएंगी, इसमें उदारवादी चरण भी आ जाएगा, इसमें उग्र राष्ट्रवाद का चरण भी आ जाएगा, इसमें स्वतंत्रता की ओर भी आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोग तो यही चाहेंगे कि नहीं, मैं आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट पूरा पढ़ा जाऊंगा ना, तो यहाँ पर 80% लोगों को ये भी नहीं पता चलेगा कि हमने गांधीयन एरा पढ़ लिया है। वो तो मैंने यहाँ पर गांधीयन एरा पढ़ लिया। अगर मैं यहाँ पर गांधीयन एरा नहीं लिखता तो 1919 से 1942 तक की घटनाएं मैं सारी पढ़ा देता। फिर यहाँ पर कमेंट करके दुखी करते आपने गांधीयन एरा नहीं पढ़ाया, क्योंकि गांधीयन एरा किसी को पता ही नहीं होता क्या है। सबसे मेन चीज़ है, ठीक है, दिमाग में अंडरस्टैंडिंग आ जानी चाहिए। बाकी जो सीक्वेंस और जो सीरियल्स है वो आप खुद अपने हिसाब से बनाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही दिन ये कंफ्यूजन क्लियर कर दिया है कि अलग अलग किताबों में हो सकता है इनको अलग अलग नामों से पुकारा गया हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो किताब आपके पास है बस वही गीता और कुरान है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अल्टीमेटली आपका उद्देश्य होना चाहिए एग्जाम में क्वेश्चन से ठीक होने चाहिए, बस। इसके अलावा और कोई भी आपका उद्देश्य यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं और शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। सबसे पहले तो लिख लीजिए फेमस पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना से पहले के प्रसिद्ध राजनीतिक दल। कांग्रेस की स्थापना के पहले के राजनीतिक दल। सबसे पहला लिखेंगे 1838 लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी। सबसे पहला राजनीतिक दल लिखेंगे लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 ईस्वी में की गई। और हम सब जानते हैं किसके द्वारा, लिख लीजिएगा, द्वारिकानाथ टैगोर। द्वारिकानाथ टैगोर के ही प्रयासों से स्थापना की गई लैंड्स होल्डर्स सोसाइटी की। अगला लिखिए 1843 बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन
ये भी स्थापित की गई किसके द्वारा? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा। इसके बाद लिखिए 1876 में स्थापित हुई इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन जिसकी स्थापना की गई सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट 1866 में स्थापना हुई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना लंदन में की गई थी और फाउंडर थे दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी। नेक्स्ट 1884 में स्थापना हुई मद्रास महासभा की। फाउंडर्स वी राघवाचार्य। नेक्स्ट पी आनंद चार्लू। वी राघवाचार्य, पी आनंद चार्लू और एक नाम ध्यान रखेंगे सुब्रमण्यम अय्यर। सुब्रमण्यम अय्यर। शुरू की तीनों जो पार्टीज हैं ये बंगाल में स्थापित हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापित है। मद्रास महासभा नाम से ही पता चल रहा है इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मद्रास में की गई थी। एक लिख लीजिए 1867 पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, महादेव गोविंद रानडे। महादेव गोविंद रानडे। और एक याद रखेंगे 1885 में स्थापना हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 जिसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तेलंग के द्वारा की गई। आनंद के बाद क्या है? आनंद मोहन बोस। बोल बोल के बता रहा हूं यार मैं तो सारी की सारी चीजें। ये वो इंपॉर्टेंट या ये वो कुछ फेमस पॉलिटिकल पार्टीज थी जो कांग्रेस की स्थापना से पहले ही या पहले से ही भारत में एग्जिस्ट किया करती थी। ये नोट कर लीजिए। और इसके बाद आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1885 में ही स्थापना की गई थी कांग्रेस की। तो अब हम कांग्रेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 5 पर लिखा है मद्रास महासभा 1884 जिसके संस्थापक है वी राघवाचार्य, पी आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर। के.टी. के आगे क्या लिखा है बेटे? के.टी. के आगे लिखा है तेलंग। के.टी. तेलंग। फटाफट से नोट कीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। पी आनंद चार्लू है भाई, कितनी बार बताऊं? ये लो, अपनी राइटिंग थोड़ी गंदी है भाई, थोड़ा मैनेज कर लो। ये लो, पी आनंद चार्लू। अक्षय मेरे भाई, आपने कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए किरण पब्लिकेशन की बुक सही है। मेरे भाई आप आंख बंद करके किसी भी पब्लिकेशन की बुक ले लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस तो सारी की सारी किताबों में ही सेम होंगे। लेकिन अगर कम एरर के साथ चाहिए और बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ चाहिए तो घटना चक्र ले लीजिए। अंकित पूछ रहा है बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? अंकित वो सवाल पूछा है आपने जो आईएएस में पूछा जाएगा। लो लिख लो, बंबई में हुई थी। अबे नाम से नहीं पता चल रहा क्या? बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन
बम्बई। चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट से हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालिए, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सर थोड़ा क्लियर लिखिए। अनिकेत मुझे ऐसे ही लिखना आता है भाई, मेरी हैंडराइटिंग ऐसी है। और अगर तू देख देख के लिख रहा है तो तू दुनिया का सबसे बड़ा गधा है। देख के मत लिखा करो, सुनकर लिखा करो। अगर दिखाई नहीं दे रहा तो सुनाई तो दे रहा होगा। अब क्या फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी सुनकर नहीं लिख सकते? वो सपने देख रहे हैं कि तुम्हें सरकारी मुलाजिम बना दिया जाए है। नाश कर दोगे तुम देश के सरकारी विभागों में जाकर, जो हालात हैं तुम्हारे। जी, फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट समझेंगे और सबसे पहले तो ये जानेंगे कि कांग्रेस की स्थापना हुई क्यों थी। मैंने आपको बताया और हम ऑलरेडी ये बात पढ़ भी चुके हैं कि जो 19वीं सेंचुरी थी, जो 19वीं शताब्दी थी, वो शुरुआत से ही सुधारों की शताब्दी मानी गई या उसे सेंचुरी ऑफ रिफॉर्म्स माना गया। क्योंकि 19वीं सदी के शुरू होते ही हमारे देश में कई सारे सोशल और रिलीजियस मूवमेंट्स हुए, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन हुए, जिसके तहत हमारे देश से, हमारे समाज से कई सारे सामाजिक और धार्मिक बुराइयों को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। इसके अलावा आप सब जानते हैं भारतीय शिक्षा का विकास, भारतीय समाचार पत्रों का विकास, भारत में ट्रांसपोर्टेशन यातायात के साधनों का विकास किया गया अंग्रेजों के द्वारा। जैसे जैसे भारत में रेल चलाई गई, रेलवे की शुरुआत की गई, तो अब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच पाना कंपैरेटिवली क्या हुआ, इजी हुआ। अब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकता था। कहने का मतलब इससे लोगों का जो मेल जोल था वो क्या हुआ, धीरे से बढ़ा। न्यूज़पेपर्स की डेवलपमेंट हुई, समाचार पत्रों का विकास हुआ। इसका मतलब इसके माध्यम से व्यक्ति अपनी बातों को और अपनी राय को या अपनी ही चीजों को सीधा सीधा न्यूज़पेपर के द्वारा कह सकता था और वो पूरी की पूरी आवाम तक पहुंचा सकता था। क्योंकि यहाँ पर शिक्षा में अंग्रेजी का इस्तेमाल होने लगा, तो धीरे धीरे हमारे भी देश के कुछ ऐसे लोग हुए जो पढ़े लिखे बने, जो संपन्न बने, जो जागरूक बने और जिनके अंदर धीरे धीरे राष्ट्रीयता की भावना जागृत होने लगी। अभी तक तो हमारे अंदर देशभक्ति नाम की कोई भी चीज नहीं थी, हालांकि वो आज तक भी नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अजीत मेरे भाई, ये बकवास यहाँ पर मत लिखकर भेज, वरना मैं तेरे को भी ब्लॉक कर दूंगा, तेरे भाई और दोस्त के साथ साथ। तो अपने दोस्त की यहाँ पर आकर वकालत मत कर, मैं तेरे को बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त की पॉलिटी की आईडी ब्लॉक हो गई है, प्लीज उसे अनब्लॉक कर दीजिए। भाई साहब आप इस अजीत को भी ब्लॉक कर दीजिए। ये दोनों भाई ब्लॉक रहेंगे तो फिर ये दोनों सगे भाई कहलाएंगे। करो फटाफट से। अरे बेवकूफ आदमी, यहाँ क्लास चल रही है, इतनी तो तमीज होनी चाहिए तेरे को। क्या लिख के भेज रहा है यार यहाँ पर? मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, उस पर ध्यान ही नहीं है तेरे को। हे भगवान, अरे भाई बाकी लोगों को समझाओ, इस नादान मूर्ख बालक को समझाते क्यों नहीं हो आप? अरे इसे भी ब्लॉक कर दो, इसे भी उसी की कैटेगरी में डाल दो। दोनों एक बिरादरी के हो जाएंगे तो फिर ठीक रहेंगे, फिर दोनों अनब्लॉक खेलेंगे दोनों भाई। बताओ यार, यहाँ भाई तुम्हें पता है ना, कभी अगर हवाई यात्रा की हो जीवन में या हवाई यात्रा की नहीं होगी तो देखी होगी, टीवी में भी दिखाते हैं, कई बार न्यूज़ में भी दिखाते हैं, फिल्मों में भी दिखाते हैं। जैसे ही हवाई यात्रा करने के लिए जाते हैं ना, तो एयर होस्टेस आकर सबसे पहले क्या बोलती है कि आपातकाल की सिचुएशन में, आपातकाल की स्थिति में पहले अपना बचाव करें फिर दूसरे का। तो भाई मेरे पहले तू अपना बचाव कर ले, दूसरे के बाद में करियो। उड़ा दो इसे यहाँ से, निस्त नाबूद कर दो, सर कलम कर दो इसका। जी, तो हमारे देश में एजुकेशन का विकास हुआ, अंग्रेजी का इस्तेमाल होने लगा, न्यूज़पेपर का इस्तेमाल होने लगा, यातायात का विकास होने लगा। तो धीरे धीरे इन सारे के सारे सुधारों का जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि हमारे देश में भी एक ऐसा वर्ग उभर कर आया, एक ऐसी कम्युनिटी उभर कर आई जो पढ़ी लिखी थी, जो होशियार थी, जो जागरूक थी, जो सिविलाइज्ड थी और जिनके अंदर धीरे धीरे नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की जो भावना थी वो भी क्या हो रही थी, जागृत हो रही थी। और जब ऐसा होने लगा तो इसी बात की कहीं ना कहीं अंग्रेजों को इनसिक्योरिटी होने लगी। और ध्यान रखेंगे, इनसिक्योरिटी होने लगी तो अंग्रेज सोचने लगे कि हमने इन लोगों को पढ़ा लिखा कर जागरूक तो बना दिया, इन्हें सभ्य तो बना दिया, लेकिन अगर इसी तरीके से इनके अंदर नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद की भावना जागृत होने लगी तो ये कल को जाकर हमारे लिए क्या करेंगे, मुसीबत खड़ी करेंगे। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी भारतीय समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं या जितने भी ये उच्च वर्ग हैं, इन सब की एक कम्युनिटी, इन सब का एक ग्रुप बना देना चाहिए और इन्हीं लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए भारतीयों का ही या निम्न वर्ग का ही शोषण करने के लिए। इसीलिए जो उस समय भारत का वायसराय था जिसका नाम था लॉर्ड डफरिन, उसी ने एक ब्रिटिश रिटायर्ड ऑफिसर को या एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी को ये काम सौंपा और कहा कि आप इन सारे के सारे लोगों का एक ग्रुप बनाइए। और आप सब जानते हैं वो रिटायर्ड ऑफिसर कौन था, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के ही द्वारा आप अच्छे तरीके से जानते हैं कांग्रेस की स्थापना की गई। तो आप सब जानते हैं 1884 से लेकर 1888 तक भारत का वाइसरॉय था लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में कांग्रेस वॉज फाउंडेड बाय, और द फाउंडर ऑफ कांग्रेस वॉज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। और आप सब जानते हैं कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन या फर्स्ट सेशन 28 दिसंबर 1885 को कहां पर करवाया गया, बॉम्बे या बंबई में। और ध्यान रखेंगे बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, यहां पर कांग्रेस का सबसे पहला अधिवेशन हुआ। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं
टोटल 72 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड इन द सेशन। इसमें कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया। और हम सब जानते हैं इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त हुआ और द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस वॉज व्योमेश चंद्र बनर्जी और WC बनर्जी। व्योमेश चंद्र बनर्जी को सबसे पहला अध्यक्ष बनाया गया कांग्रेस का। और दोस्तों सबसे पहली चीज ध्यान रखेंगे, ये जो अधिवेशन है जो मुंबई में करवाया गया था, इसे पहले ही डिसाइड किया गया था कि ये पुणे में करवाया जाएगा, लेकिन पुणे में ही अकाल पड़ जाने के कारण इसे मुंबई में आयोजित करवाया गया। कांग्रेस में इंडियन वर्ड किसने जोड़ा था? अभी कृष्णा, इंडियन नहीं, इंडियन नेशनल। मेरे भाई, नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। रटंत विद्या फलंत नहीं है, टंगी गाड़ी तो खिंचंत नहीं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। रट तो लिया तुमने लेकिन भूल गया, गलत रख लिया। ठीक है, मैंने कहा कि इसमें कुल 72 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें प्रमुख लोग थे, लिख लीजिएगा, दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, सुब्रमण्यम अय्यर, KT तेलंग, V राघवाचार्य। ये वो इंपॉर्टेंट लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए ये जो शब्द है कांग्रेस, ये कहां से लिया गया है? तो ध्यान रखेंगे दैट वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम USA। ये जो शब्द है ये USA से लिया गया है। और ध्यान रखेंगे कांग्रेस का मतलब ही क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ डेलीगेट पीपल। डेलीगेट लोगों का ग्रुप ही क्या कहलाता है? कांग्रेस। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, हे भगवान, AOUM कहाँ के थे? अरे भैया दरभंगा के थे। अभी तो कहा कि ब्रिटिश रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर, अभी तो बताया सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी AOUM। अब उनका आधार कार्ड थोड़ी बनवाना है कि वो कहाँ के थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, पिता का नाम क्या था, पुश्तैनी मकान कितना था, जमीन जायदाद कितनी थी, कितने नंबर का जूता पहनते थे, कुर्ता कहाँ से सिलवाते थे। ये थोड़ी सवाल पूछेंगे एग्जाम में मेरे भाई। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडर हुए कांग्रेस। शब्द हमने USA से लिया गया क्योंकि आप अच्छी तरीके से जानते हैं जो अमेरिका की संसद है, जो USA की पार्लियामेंट है, उसको कहा ही क्या जाता है, उसका नाम ही क्या है? कांग्रेस है। और आप यहाँ पर किसी ने सवाल पूछा था कि कांग्रेस से पहले इंडियन शब्द किसने ऐड किया? तो भाई ध्यान रखना, 1892 में कांग्रेस से पहले 2 शब्द जोड़े गए, दैट इज इंडियन नेशनल, भारतीय राष्ट्रीय। और ये दोनों के दोनों शब्द ऐड करने वाले व्यक्ति थे दादा भाई नेहरू जी। तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा ही इसे INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया गया। इसके बाद कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन, सेकंड सेशन या द्वितीय अधिवेशन, हम सब जानते हैं 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई। जिसकी अध्यक्षता की दादा भाई नेहरू जी ने। और ध्यान रखेंगे इसमें 343 सदस्यों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 में 1887 में मद्रास में हुआ, जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा की गई। सवाल किस तरीके से बनेंगे? आपसे पूछेंगे वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस, आंख बंद करके, व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। आपसे पूछेंगे कि बताइए कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन हुए? पारसी अध्यक्ष पूछ लें तो दादा भाई नेहरू जी हो जाएंगे भाई। आपसे पूछेंगे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी आपके सामने है। और ध्यान रखेंगे इन दिस सेशन 607 मेंबर्स पार्टिसिपेटेड। इसमें सदस्यों की संख्या कितनी हो चुकी थी? 607 हो चुकी थी। और इसके बाद कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, फोर्थ सेशन, में इलाहाबाद में करवाया गया या इलाहाबाद में हुआ, जिसकी अध्यक्षता आप अच्छी तरीके से जानते हैं जॉर्ज यूल के द्वारा की गई। तो अगर आपसे पूछें कि बताइए कांग्रेस के सबसे पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट या अंग्रेज अध्यक्ष कौन हुए, तो आंसर क्या हो जाएगा? जॉर्ज यूल हो जाएगा। और इसमें मेंबर्स की संख्या बढ़कर कितनी हो चुकी थी? 1248 मेंबर्स। और ध्यान रखेंगे जब अंग्रेजों ने देखा कि हमने तो कांग्रेस की स्थापना किसलिए करवाई थी कि हम डेलीगेट लोगों को इकट्ठा करके उन्हीं को इस्तेमाल कर सके, किसके खिलाफ? भारतीय जनता के खिलाफ या भारतीयों के खिलाफ। लेकिन यहाँ तो यही लोग धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं? अपना ग्रुप बढ़ाते जा रहे हैं और ये
भाई बना तो एक ग्रुप था, सिर्फ डेलीकेट लोगों का ग्रुप, लेकिन ये धीरे धीरे एक राजनीतिक दल के रूप में उभर कर आ गया। और मैंने अभी आपको बताया 1892 में, इससे पहले इंडियन नेशनल शब्द लगाकर इसे एक राजनीतिक दल बना दिया गया दादा भाई नेहरू जी के द्वारा, और ये बन गया इंडियन नेशनल कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और दोस्तों यहाँ पर अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर हम कांग्रेस के बारे में बात करें तो कांग्रेस में दो विचारधाराओं के लोग काम करते थे। एक लिबरल लोग हुआ करते थे या फिर एक नरमपंथी विचारधारा के लोग हुआ करते थे। और ये जो लिबरल्स थे, ये जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, ये वो लोग थे जिन्हें अंग्रेजों के न्याय और शासन करने के तरीके पर विश्वास था। और ये नरमपंथी के अगर लोगों के बारे में बात करें तो इसमें दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, पंडित मदन मोहन मालवीय, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये लोग प्रमुख थे। ये वो लोग थे जो अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था और राज व्यवस्था पर बिलीव किया करते थे, विश्वास किया करते थे। सर 72 मेंबर्स रखने की कोई वजह, अरे भाई जब एक ग्रुप बनेगा तो उसमें धीरे धीरे मेंबर्स बढ़ते रहेंगे। तो पहले 72 थे, फिर 343 हो गए, फिर 706 हो गए, फिर 1248 हो गए, और अब तो पता नहीं न जाने कितने होंगे। ये तो स्टार्टिंग के हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया। क्या सारे अधिवेशन इंपॉर्टेंट होते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं सारे के सारे, जो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको लिखवा दिए जाएंगे, टेंशन ना लें बिल्कुल भी। हाँ जी, तो ये एक जो लिबरल लोग थे, जो नरमपंथी विचारधारा के लोग थे, ये सपोर्टर थे अंग्रेजों के। इनका मानना यह था कि अगर कोई भी बात मनवानी है या कोई भी कार्य करवाना है तो अंग्रेजों से प्रार्थना की जाए, उन्हें रिक्वेस्ट की जाए, और अगर हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो वो बात हमारी मान लेंगे। लेकिन कांग्रेस में एक अलग विचारधारा भी थी, जिन्हें हम उग्रवादी नहीं, जिन्हें हम गर्मपंथी विचारधारा कहते हैं। ये वो उग्र राष्ट्रवादी लोग थे या अल्टर नेशनलिस्ट लोग थे जो अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था पर और प्रशासन चलाने के तरीके पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं किया करते थे। इनका ये कहना था, ध्यान में रखेंगे, इनका ये कहना था कि अंग्रेजों से अपनी मांगे बनवाइए, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनका कड़ा विरोध कीजिए, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कीजिए, आंदोलन कीजिए। और अगर हम गर्मपंथी विचारधारा के लोगों में बात करें तो इसमें सबसे प्रमुख 3 लोग थे। लाल बाल पाल पंजाब से, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय नेतृत्व किया करते थे। बाल गंगाधर तिलक नेतृत्व किया करते थे महाराष्ट्र से, और विपिन चंद्रपाल प्रतिनिधि हुआ करते थे कहाँ के? बंगाल के। धीरे धीरे कांग्रेस संगठन बढ़ा, और बड़ी प्रॉब्लम कब आ जाएगी आप सब जानते हैं, जब लॉर्ड कर्जन आएगा, और लॉर्ड कर्जन आकर बंगाल का विभाजन कर देगा। और जैसे ही बंगाल का विभाजन होगा वैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाएगी, और फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा। और फिर बंगाल के विभाजन के बाद ही एक और नई विचारधारा बनकर आएगी, जिसको हम क्रांतिकारी विचारधारा कहते हैं। तो कहने का मतलब है कांग्रेस की स्थापना यहाँ पर हो चुकी है। कहानी को बस यहीं पर समाप्त करेंगे। 11 बजे से अगली क्लास है, तो कुछ खा लिया जाए। तो मुझे भूख लगने लगी है, तो आई होप कि आप मेरी मजबूरी समझ पा रहे होंगे। इतना ज़्यादा मैंने आप लोगों को डांट दिया, इतना ज़्यादा आप लोगों को कह दिया कि अब पेट में चूहे दौड़ने लगे हैं। मेरी मुलाकात आपसे अब सोमवार को होगी। जब हम सोमवार को मिलेंगे तो हम इंपॉर्टेंट कांग्रेस के अधिवेशन लिखेंगे, वो अधिवेशन जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट काम हुआ होगा। हालांकि आप जरूर बोलेंगे कि वो नहीं लिखवाए, ये नहीं लिखवाए, वो तो आपकी खैर आदत है बचपन की। और ध्यान में रखेंगे क्वालिटी मीटर मेरे भाई क्लास खत्म होने के बाद, लाइव क्लास खत्म होने के बाद आ जाएगा, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज। और हम मंडे को मिलेंगे, कांग्रेस के इंपॉर्टेंट अधिवेशन लिखेंगे, और फिर हम पढ़ेंगे